हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ जो लोग भी सीटेट दिसंबर का जो आपका नोटिफिकेशन आ गया है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए मैंने सभी पीवाईक्यूज़ मैं आपके लिए करा रही हूँ। और आप लोग अगर ये पीवाईक्यूज़ कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाएगा। तो देखिए, आप लोग जानते हैं कि सीटेट में जो भी पूछते हैं वो आपके सभी पीवाईक्यूज़ से ही पूछते हैं। और अगर आप लोग एक बार पीवाईक्यूज़ लगा लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि एग्जामिनर किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं 2 क्लासेस करा चुकी हूँ जिसमें मैंने 15 क्वेश्चंस कराए थे, लेकिन मैं इसमें क्लास में मैं आपके 13 क्वेश्चन इस में कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को अच्छे से देखिए और जो टॉपिक आपको क्लियर ना हो तो वो भी टॉपिक भी इसमें क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं इसको आपके जो भी है मैं एक्सप्लेन करती चलूँगी और उसके साथ ही साथ आप लोग अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि जब बच्चा फेल होता है तो इसका क्या तात्पर्य है। देखिए, बच्चा जो होता है कोई एग्ज़ाम दे रहा है, मान लीजिए कोई बच्चा है, आपने पढ़ाया, ठीक है, आप टीचर हैं, आपने पढ़ाया, वो बच्चा क्या हो गया, फेल हो गया। तो इसका तात्पर्य क्या है, इसका रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है, तो यही पूछ रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन, सही ऑप्शन क्या होगा कि हमारी क्या है, व्यवस्था फेल हुई। देखिए, बच्चे को कभी भी अगर सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बच्चे को कभी भी गलत नहीं मानना है, ठीक है। तो बच्चा इसलिए फेल हुआ है क्योंकि उसमें को जो शिक्षित किया गया, जो भी इसको शिक्षण किया गया, जो तो वो सफल नहीं हुआ था, इसलिए वो बच्चा फेल हुआ है। तो हमें जो है हमेशा क्या करना है, यदि छात्र किसी प्रकार से मानसिक रोग से पीड़ित है, अगर कोई बच्चा मानसिक यानी कि उसकी मेंटल हेल्थ नहीं ठीक है, तो हम मानेंगे कि बच्चे में क्या थी, कमी है, इसलिए वो बच्चा क्या था, सफल नहीं हो पाया। लेकिन क्या है, अगर वो बच्चा क्या है, मानसिक रूप से पीड़ित नहीं है, ठीक है, और सामान्य छात्र में ही आ जाता है, नॉर्मल जो भी अदर चिल्ड्रेन है उन बच्चों में आता है, तो यहाँ पर माना जाएगा कि जो भी बच्चे को पढ़ाया गया है वो व्यवस्था क्या हुई है, फेल हुई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है, यानी कि टीचिंग से शिक्षण से अधिगम पर बल। तो जब हम क्या करते हैं, टीचिंग करते हैं बच्चों को, और उस पर किस पे बल देते हैं, अधिगम पर बल देने वाला जो भी चेंजेस होता है वो कैसा हो सकता है। तो कैसा होता है, तो वो होता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। कैसे हो सकता है, तो शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। कैसे हो सकता है, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। देखिए, बीजों के अंकुरण, हम चाहते हैं कि जो भी हमारे स्टूडेंट हैं तो वो देखें, जब हम कोई भी बीज बोते हैं तो क्या होता है, हम उसको अंकुरण करके, और उनका जो भी इस स्टेप्स हैं, जो भी जब हम बीज बोते हैं तो उसमें क्या होती है, कुछ स्टेप्स होती हैं, तो डेली उसमें कुछ कुछ चेंजेस आता है, तो हम बच्चों को क्या करेंगे, उनको देखने के लिए बोलेंगे। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि बीजों का अंकुरण जो संकल्पना है उसके शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति कौन सी होगी। बीजों का अंकुरण क्या है, एक चैप्टर है या फिर संकल्पना है। अगर हम बच्चों को शिक्षण करने चाह रहे हैं तो उसके लिए एक सबसे अच्छी मेथड कौन सा होगा, टीचिंग मेथड कौन सा होगा। जैसे कि एक चैप्टर दे रखा है आपका, बीजों का अंकुरण आपको पढ़ाना है, आप एक शिक्षक हैं, तो आप कौन सी पद्धति को अपनाकर बच्चों को क्या करेंगे, बीजों का अंकुरण पढ़ाएंगे। तो किसी भी कार्य को यदि क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, किसी भी कार्य को यदि अगर हम उनको प्रयोगशाला यानी कि मतलब हाथ से करके करते हैं, ठीक है, अपने हाथ से करके या फिर प्रयोगात्मक रूप से, ठीक है, तो उस तरीके से करते हैं तो क्या होता है, इससे बच्चों के अंदर जो होता है वो ज्ञान जो होता है वो स्थायी ज्ञान हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम खुद ना करके बच्चों से करवाते हैं वो काम, तो बच्चे क्या होते हैं, उसको अच्छे तरीके से सीखते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज को बोना। अब हम क्या करेंगे कि जो बीजों का अंकुरण संकल्पना है, तो हम क्या करेंगे, बच्चों से ही कहेंगे कि इन बीजों को बो, और उसको बाद क्या करो, उनके चरणों का अवलोकन करो, जो भी उनमें जो चेंजेस आ रहे हैं, जो भी स्टेप हैं उनका क्या करो, अवलोकन करो। तो इससे बच्चे क्या करेंगे, अच्छे से सीखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है। यहाँ पे करें कि समावेशी शिक्षा। देखिए, जो समावेशी शिक्षा है वो क्या करती है, तो समावेशी शिक्षा जो है, देखिए ये आपका एग्जाम हुआ था, वो आपका 29 जनवरी 2012 को हुआ था, और 1 to 5 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, समावेशी शिक्षा जिसे हम बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं। देखिए, समावेशी शिक्षा, जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जिन्हें बिल्कुल भी पता नहीं है समावेशी क्या शिक्षा क्या होती है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है जिसमें सभी बच्चे, देखिए नॉर्मल बच्चे भी पढ़ते हैं, और जो जिन बच्चों में कोई भी कमी है, विकलांग हैं, तो वो बच्चे भी साथ में पढ़ते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम समावेशी शिक्षा, जहाँ पर एक ही छत के नीचे सभी बच्चे बिना किसी भी मतलब उसके मतलब भेदभाव के एक ही कक्षा में सामान्य बच्चों के साथ बैठकर पढ़ते हैं, तो उसे बोलते हैं समावेशी शिक्षा। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है, कह रहे हैं कि कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग होते हैं जो एक ही कक्षा में बैठकर क्या करते हैं, पढ़ते हैं।
तो अगर हम बात करें एक्सप्लेनेशन की, तो यहाँ पे क्या है, शिक्षा का समावेशीकरण ये बताता है जब बच्चे एक साथ समावेश होके साथ में पढ़ते हैं, चाहे उनमें कोई भी विकलांगता हो, तो इससे ये पता चलता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति की एक सामान्य छात्र और एक जो दिव्यांग छात्र है, उनको समान शिक्षा प्राप्ति करने के अवसर मिलने चाहिए। देखिए, बच्चे में अगर कोई कमी है तो हमें ये नहीं, एक बच्चा है नॉर्मल है, ठीक है, एक बच्चा यहाँ पे नॉर्मल है और दूसरे में क्या है, कुछ भी विकलांग बच्चा है, तो दोनों को तो विकलांग है, तो दोनों बच्चों को हम एक साथ पढ़ाएंगे और दोनों के साथ में उनको समान अवसर देंगे, कोई भी उनमें भेदभाव नहीं करेंगे। तो यही समावेशी शिक्षा हमें बताती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है। देखिए, जो भी आपके क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो किस में आते हैं, तो किस में आते हैं, तो ये आते हैं सत्य असत्य में, ठीक है, जो सत्य यानी कि आपका राइट है या फिर रॉन्ग है, तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि आप लोगों ने जो भी अभी सीटेट का एग्जाम देंगे तो उसमें भी यही पूछते हैं क्या सत्य है क्या असत्य है, तो कौन कौन से सत्य हैं कौन कौन, बट उसमें क्या होते हैं, 4 ऑप्शंस देते हुए होते हैं, 4 ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, जिसमें से आपका एक राइट होता है और क्या होते हैं, 3 रॉन्ग होते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, ये किस में आते हैं, आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में आता है। बाकी आपके जैसे कि लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, तो ये जो होते हैं, इनमें जो होता है क्या होता है कि उसमें उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है और उत्तर जो होता है वो आप अपने आपने जो पढ़ा होता है आपको अपने अकॉर्डिंग उसको देना होता है, ठीक है, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। तो इसमें कोई भी मतलब ये नहीं है कि कोई भी प्रश्न का आंसर सेम आंसर नहीं होगा, जैसे कि एक वर्ड का नहीं होगा, बल्कि मुक्त उत्तर वाले प्रश्न है, इसमें आप लोग अपनी अकॉर्डिंग जो भी आपको पता है उस प्रश्न के बारे में आप अपने उत्तर दे सकते हैं। निबंधात्मक प्रश्न होते हैं और लघुत्तरात्मक और मुक्त अंतर वाले प्रश्न, तो ये अलग श्रेणी में आ जाते हैं। तो प्रश्नों के बारे में केवल एक लाइन में लिखकर ये पूछा जाना चाहिए कि वाक्य सत्य है या फिर असत्य है। तो इस प्रकार के जो भी मतलब कोई भी एक ये दे दिया यहाँ पर, ठीक है, तो कोई क्वेश्चन दे दिया तो यहाँ पे क्या ये सत्य है या फिर असत्य है, तो यहाँ पर अगर सही है तो हम कभी कभी सत्य लगा दिया और कभी कभी अगर रॉन्ग है तो हम क्या करेंगे, उसके सामने क्या लगा देंगे, असत्य लगा देते हैं। तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा, देखिए क्वेश्चन आपका आया है एक प्रगतिशील शिक्षा, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखिए। प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है, तो प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता क्या है, देखिए जो प्रगतिशील शिक्षा दी जाती है बच्चों को, तो उसमें जो समय सारणी होता है, क्या होता है, टाइम टेबल और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होता है। मान लीजिए कि आपकी एक कक्षा है, क्लास है, यहाँ पे टीचर बैठा है और यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सभी बच्चे बैठे हैं। तो जो हम प्रगतिशील शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं तो उसमें क्या है, जो बच्चे मान लीजिए इस बच्चे को बहुत ज़्यादा मतलब आता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस बच्चे को यहाँ उस बच्चे को तो समझ आ रहा है तो हम इस बच्चे को क्या कर देंगे, आप पीछे बैठ जाइए, और जिन बच्चे को नहीं आता है तो हम कहेंगे वो आप लोग आप आगे आ जाइए। तो इसमें क्या होता है, बैठने की व्यवस्था में भी लचीलापन, एक बच्चे को ये नहीं है कि मतलब वो बच्चा ये कहे कि नहीं है मैं तो यहीं बैठता हूँ, मैं यहीं बैठूंगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये प्रगतिशील शिक्षा की एक व्यवस्था है, मतलब विशेषता है, और यहाँ पे भी जो भी टाइम टेबल होता है उसमें भी परिवर्तन होता रहता है, अगर समय के साथ कोई भी उनका सिलेबस नहीं पूरा हुआ है तो उसमें भी लचीलापन होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद ये जांच करता है कि प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। ये मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की के डैश बारे में चिंतित है। मान लीजिए कि आप एक शिक्षक हैं, एक टीचर हैं, आपने क्या बनाया, एक बच्चों का एग्जाम लेने के लिए एक क्वेश्चन पेपर को तैयार किया, क्या किया, यहाँ पे आपने एक क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे तैयार कर लिया है। अब क्या है, अब यहाँ पे अब ये इस बारे में चिंतित है कि जो भी आपने प्रश्न पत्र बनाया है तो क्या बच्चों के जो भी ऑब्जेक्टिव हैं, जिन चीज़ों को हमें बच्चों से पता करना चाहिए कि हम उसकी परीक्षा ले रहे हैं या फिर नहीं ले रहे हैं, तो वो क्या है, मतलब इसके बारे में चिंतित है। तो किसके बारे में चिंतित है, वो ये कह रहा है कि मतलब हमें संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के लिए चिंतित है। क्या हमने जो भी हमारे सिलेबस में संपूर्ण विषय वस्तु थी उसको क्या मैंने अपने प्रश्न पत्र में ले लिया है या फिर नहीं लिया है, तो उसके बारे में क्या है, वो चिंतित है। तो एक शिक्षक का ये फ़र्ज़ होता है कि जो भी उसका सिलेबस है और जो भी उन्हें पढ़ाया है तो उसको संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का ये दृढ़ विश्वास है कि, देखिए जो विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र कौन सा है, यहाँ पे शिक्षा शास्त्र कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का ये दृढ़ विश्वास है कि
कि तो क्या विश्वास है कि एक शिक्षक को हमेशा यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या है, तो यहाँ पे विद्यार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र है, उनका क्या विश्वास है, उनकी जो विश्वास है, उनका जो बिलीव है वो क्या है, जो विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र है, तो उनका ये बिलीव है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं, प्रत्यक्ष लाभ, ये ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, प्रत्यक्ष लाभ आ जाएगा। तो जो भी शिक्षार्थियों के अनुभव, जो भी एक्सपीरियंस होते हैं और जो भी डायरेक्ट वो चीज़ों को सीखते हैं, तो वो क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का मानना है कि छात्र कोई भी कार्य या फिर विशेष सीखने के लिए स्वयं क्रियाकलाप करे। तो जो विवेचनात्मक जैसे प्रगतिशील शिक्षा की जो विशेषता थी वो क्या थी कि वहाँ पर समय सारणी और जो भी उनका सिलेबस है, समय सारणी में लचीलापन है और क्या में बैठने की व्यवस्था में भी लचीलापन है। इसी तरीके से जो विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र है, तो उनका ये विश्वास था कि बच्चे जब करके सीखते हैं तो वो चीज़ों को अच्छी तरीके से सीखते हैं और क्या करते हैं, उसके बारे में चिंतन करते हैं। जब कोई चीज़ आप करेंगे तो उसके बारे में चिंतन भी करेंगे, तर्क भी करते हैं, सोचते भी हैं और जो भी एक्सपीरियंस होता है उससे आपको क्या होता है, एक्सपीरियंस भी होता है और ताकि सीखने में क्या होता है, अप्रत्यक्ष लाभ भी होता है आपको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि विद्यालय आधारित आंकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है। तो विद्यालय आधारित आंकलन जैसे कि हमारा क्या है, स्कूल में जो भी आंकलन किया जाता है, ठीक है, तो एक मूल्यांकन होता है, दूसरा आंकलन होता है, असेसमेंट बोलते हैं जिसे, और एवल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पे विद्यालय आधारित आंकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो विद्यालय आधारित जो आंकलन है वो आधारित क्या होता है, जैसे कि एक आपके स्कूल के खुद के टीचर हैं, ठीक है, आपके स्कूल के टीचर हैं और एक आते हैं बाहर से, ठीक है, तो बाहर से टीचर आते हैं तो वो तो आपको ना जानते हैं, आपसे मतलब वो तो किसी भी छात्र के बारे में नहीं जानते। उनके पास 10 छात्र बैठे हैं तो वो यही समझेंगे कि ये 10 छात्र स्टूडेंट बैठे हैं, तो वो किसी के बारे में सही से नहीं जानते। बट जो आपके जो इंटरनल होते हैं, शिक्षक होते हैं, जो आपके स्कूल के ही शिक्षक होते हैं, वो आपको अच्छे से जानते हैं कौन सा स्टूडेंट अच्छा है, कौन सा बेहतर है, कौन सा वीक है। तो यहाँ पे यही बात कह रहे हैं कि बाहरी परीक्षकों की अपेक्षा जो होते हैं, शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। जो बाहर से परीक्षक आते हैं उनकी अपेक्षा जो होते हैं, जो उनके स्कूल के शिक्षक होते हैं, वो उनकी जो भी अपेक्षाएं होती हैं, क्षमताएं होती हैं, उनको क्या करते हैं, बेहतर तरीके से जानते भी हैं और उनमें क्या करते हैं, सुधार भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को, देखिए शिक्षार्थी जो होते हैं, देखिए जैसे ही आपकी 5 फिंगर्स हैं वन हैंड में, तो ये बराबर नहीं होती, ठीक इसी तरीके से सभी शिक्षार्थियों में भी विभिन्नता पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं। देखिए सभी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, किसी की थिंकिंग अलग होती है, किसी की कोई रुचि अलग होती है, ठीक है, किसी को मतलब खेलना पसंद है, किसी को काम करना पसंद है, किसी को पढ़ना पसंद है। तो सबकी व्यक्तिगत विभिन्नता जो होती है अलग अलग होती है। तो आता शिक्षक को क्या करना चाहिए, इसलिए एक टीचर को क्या करना चाहिए, तो एक टीचर को क्या करना चाहिए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों को हम अलग अलग तरीके से सिखा सकते हैं और टीचर को भी अलग अलग तरीके के बच्चों को सिखाना भी आना चाहिए। तो उसके अंदर भी कौशल होना चाहिए और इसके साथ ही साथ बच्चों को सिखाने भी अलग अलग तरीके से हम सिखा सकते हैं। तो यानी कि 10 बच्चों को हम एक ही विधि से नहीं सिखा सकते, बल्कि 10 बच्चों के लिए अगर 10 विधियाँ ज़रूरत पड़ेंगी तो टीचर को 10 विधि का यूज़ करना होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। देखिए विकास जो होता है वो हमारा डेवलपमेंट होता है। जैसे कि एक बच्चे का जब जन्म होता है तो धीरे 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 क्या होता है, उसकी ग्रोथ होती है, ठीक है। जब जैसे कि उसके क्या होता है, यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा जन्म हुआ है, फिर उसके बाद थोड़े दिनों बाद थोड़े उसके हाथ पैर बड़े हो गए, तो यहाँ पे क्या हो गई, उसकी वृद्धि हो रही, ग्रोथ हो रही, ठीक है, फिर और बड़ा हो गया और बड़ा हुआ। लेकिन विकास क्या होता है, विकास जो होता है मैच्योर होता है, मतलब जब बच्चा जो होता है अपने आप मतलब बोलने लगता है, ठीक है, तो वहाँ पर उसका क्या होता है, विकास हो जाता है, बोलने लगता है, चीज़ों को समझने लगता है, ठीक है। और जैसे कि एक बच्चा है ABCD नहीं जानता है, लेकिन क्या होता है जब स्कूल जाने लगता है तो वहाँ पर ABCD जानने लगता है, तो क्या होता है, उसका विकास हो जाता है, वहाँ पर क्या होता है, डेवलपमेंट हो जाता है। तो कह रहे हैं कि विकास का सिद्धांत कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो यहाँ पे विकास का सिद्धांत क्या है कि सभी की विकास की दर समान नहीं होती, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। तो विकास का सिद्धांत क्या है कि सभी की विकास की दर समान नहीं होती। मान लीजिए कि यहाँ पे एक बच्चा है, ये भी 2 ईयर्स का है और यहाँ पर ये बच्चा भी 2 ईयर्स का है, लेकिन इसका वेट देखिए कि 5 kg है, लेकिन इसका वेट जो है 8 kg है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इसके विकास की दर जो है वो क्या है, अलग है
ठीक है, और इसके विकास की दर अलग है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सभी की विकास की दर जो होती है, और इसी तरीके से अगर बात करें कि इसका वेट है, मेज़रमेंट जो भी है, वो भी अलग-अलग होगा, और उसके सोचने समझने की क्षमता भी अलग-अलग होती है। इसलिए कहा गया है कि जो भी विकास जो होता है सभी में जो होता है विकास जो होता है समान दर से नहीं होता है। तो बिल्कुल सही है। तो विकास किसी में धीमी गति से होता है, तो किसी में तीव्र गति से होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। देखिए, जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, मानव विकास, ठीक है, तो जो भी मानव का विकास होता है वो कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया। तो मानव का विकास जो है वो आपका 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। किसमें होता है, तो सबसे पहले जो होता है शारीरिक विकास होता है। देखिए, बच्चे का जब जन्म होता है उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले देखिए, आज देखेंगे, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, तो धीरे धीरे उसका सबसे पहले उसका शारीरिक विकास होता है, शरीर में विकास होता है। उसके बाद क्या होता है, संज्ञानात्मक, यानी कि उसका मेंटल डेवलपमेंट होता है। फिर उसका क्या होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है। उसके बाद जो होता है संवेगात्मक, इमोशंस डेवलपमेंट होते हैं। जैसे कि मतलब बच्चा क्या होता है, तो बच्चा जो होता है कोई चीज़ मतलब उसे भूख लगती है तो क्या होता है, वो रोता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जब वो खुश होता है, खिलौनों को देखता है, खुश होता है, तो क्या होते हैं, उसके अंदर के इमोशंस डेवलपमेंट होते हैं। और उसके लास्ट में जो होता है उसका सामाजिक विकास होता है। जब वो बातचीत करने लगता है, समाज के साथ जुड़ने लगता है, अपने फ्रेंड के साथ खेलने लगता है, तो उसका क्या होता है, सामाजिक विकास होता है। तो मानव विकास के जो क्षेत्र हैं वो कौन से हैं, आपके 4 हैं। तो शारीरिक विकास, जैसे कि शरीर में विकास होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक बच्चा होता है जन्म के समय कितना बड़ा होता है, लेकिन धीरे धीरे साल का, 2 साल का, 3 साल का और बड़ा हो जाता है, तो उसका शारीरिक विकास होता है। संज्ञानात्मक विकास होता है, और आता है आपका संवेगात्मक, यानी कि मेंटल डेवलपमेंट भी होता है उसका, इमोशन डेवलपमेंट भी होते हैं, और सामाजिक विकास भी होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एक टीचर है वो पाठ्य वस्तु पढ़ाने के, जो भी टेक्स्ट बुक है, जो भी पाठ्य पुस्तक, जो भी कंटेंट है, वो पढ़ाने के लिए पाठ्य वस्तु और फल सब्जियाँ, यानी कि फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है। तो वहाँ पे क्या करती है, फल सब्जियों के कुछ चित्र, यहाँ पे चित्रों का प्रयोग करती है, और अपने शिक्षार्थियों से चर्चा करती है। और क्या करती है, वहाँ पे कुछ डायग्राम लेती है और अपने शिक्षार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं। जो भी स्टूडेंट हैं वो क्या करते हैं, जो उनकी प्रीवियस नॉलेज होती है, जैसे कि पूर्व ज्ञान, मान लीजिए कि वो उन्होंने अपने घर पर फल और सब्जियों को देखा है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, उनके वो अपने पूर्व ज्ञान से क्या जोड़ता है, शिक्षा विद्यार्थी। जैसे कि मान लीजिए वो जो है आम का चित्र लेके आएगी, ठीक है, तो बच्चा आम से परिचित है अपने घर से, क्योंकि वो आम खाता है और वो अच्छे से परिचित है आम से। तो विद्यार्थी क्या करेगा, आम से अपनी पूर्व ज्ञान को जोड़ेगा और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। तो ये उपागम डैश पर आधारित है। तो ये उपागम किस पर आधारित है, तो ये उपागम जो है ज्ञान के निर्माण, क्योंकि बच्चे को पहले से ही कुछ नॉलेज थी, ठीक है, बच्चे को क्या थी, पहले से ही नॉलेज थी, मान लीजिए आम के बारे में। तो यहाँ पर ज्ञान का निर्माण हो रहा है, क्या हो रहा है, बच्चे पर जो हो रहा है, ये उपागम जो कहलाएगा, जो टूल कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, ज्ञान का निर्माण कहलाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती हैं तो बच्चा क्या होता है, रोने लगता है। देखिए, माँ के यहाँ पे मान लीजिए कि बच्चा जो है अपनी दादी की गोद में है, यहाँ पे उसकी मॉम ने, यानी मदर ने उसके गोद में ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब बच्चे की दादी उसकी माँ तो बच्चे की जो दादी होती है उसकी माँ से गोद से ले लेती हैं, तो बच्चा क्या होता है, रोने लगता है। तो बच्चे के किसके कारण रोता है, तो वो रोता है संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण रोता है। किसके कारण, संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण। जब बच्चे को उसकी दादी गोद से माँ की गोद से अलग किया जाता है तो उसमें क्या होता है, मोहवश संवेगात्मक दुश्चिंता उत्पन्न होती है, जिसके कारण जो होता है बच्चा रोने लगता है कि माँ उसकी जो होती है उसे मतलब उसे प्यार करती है, उसका सब कुछ करती है, तो इसलिए जो होते हैं वो उससे लगता है कि मतलब हम अपनी माँ से दूर जा रहे हैं, तो इसके कारण वो क्या होता है, बच्चा रोने लगता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। तो शिक्षा के संदर्भ में कह रहे हैं कि सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है। तो अगर बच्चे का सामाजिकरण, देखिए शिक्षा के संदर्भ में, तो देखिए सामाजिकरण भी आपका लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, बिना समाज के, आप मान लीजिए कि एक छोटा बच्चा है और उसके आसपास कोई नहीं है, उसको एक रूम में बंद कर दिया जाए, तो उसका सामाजिकरण होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो जानते ही नहीं कि समाज में कैसे बोला जाता है, कैसे बैठा जाता है, कैसे उठा जाता है। तो ये सब चीज़ें वो किससे सीखता है, समाज से सीखता है। तो और जो भी शिक्षा भी सीखता है तो वो समाज से ही सीखता है। तो सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन, जब बच्चे के अंदर क्या होता है, सामाजिकरण हो जाता है, उसके कारण जो होता है, बच्चा जो होता है सामाजिक वातावरण में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करने से समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, ये दर्शाता है। देखिए राज्य स्तर यानी कि स्टेट लेवल की एक गायन प्रतियोगिता पार्टिसिपेशन प्रतियोगिता थी, उसमें जो होता है जो स्कूल है वो क्या देता है, यहाँ पे देखिए गर्ल्स हैं और बॉयज़ हैं, तो यहाँ पे वो किसे देता है, वरीयता देता है, तो वहाँ पर लड़कियों को वरीयता देता है। तो ये क्या दर्शाता है, तो यहाँ पे ये जेंडर को दर्शा रहा है, तो लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शा रहे हैं। कैसे दर्शा रहे हैं, तो लेकिन हमारा क्या क्या कहता है यहाँ पर, लैंगिक पूर्वाग्रह को जब किसी संस्था या फिर कक्ष में लिंग के आधार पर, जैसे गर्ल्स को वरीयता दी जा रही है, बॉयज़ को वरीयता नहीं दी जा रही, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं लैंगिक पूर्वाग्रह नाम से जाना जाता है। मतलब भेदभाव किया जा रहा है, गर्ल्स में गर्ल्स को वरीयता दी जा रही है, बॉयज़ को नहीं दी जा रही, तो ये इसे क्या कहेंगे, हम लैंगिक पूर्वाग्रह कहेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। देखिए जो वाइगोत्स्की थे, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, इन्होंने कहता है जो भी बच्चे का विकास होता है वो समाज में होता है, संस्कृति में होता है, तो वाइगोत्स्की बच्चे के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं, तो किस पर देते हैं, सामाजिक पर देते हैं। क्या देते हैं, सामाजिक। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे का संज्ञानात्मक जो भी विकास होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है, उसकी व्याख्या उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के परिप्रेक्ष्य में करनी चाहिए। देखिए बच्चे का कह रहे हैं कि जो भी मेंटल डेवलपमेंट करना चाहिए, जो हमारे वाइगोत्स्की जी कह रहे हैं, तो किसमें की करना चाहिए, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में करना चाहिए। किसी बालक का सामाजिकरण जिस सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में होता है, तो उसी और बच्चा सब चीज़ें कहाँ सीखता है, अपने समाज से ही सीखता है। जैसा उसकी संस्कृति होगी, समाज होएगा, वैसा ही उसका क्या होगा, सामाजिकरण होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 17 रह गए, 18 क्वेश्चन है यहाँ पर। एक शिक्षिका ने अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैधपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। देखिए एक शिक्षिका है, एक टीचर है, वो अपने जो भी स्टूडेंट को पढ़ाती है, तो उनके अधिगम शैलियाँ, तो उनकी अलग अलग अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैधपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। तो ये क्या है, तो ये क्या है, किससे प्रभावित है, तो ये जो प्रभावित है वो आपका किससे, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। देखिए जो गार्डनर थे, उन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, तो इन्होंने गार्डनर ने बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार, तो बुद्धि इन्होंने ये बताया था कि बुद्धि जो है वो एकांकी ना होकर बहुकार की है। इन्होंने क्या, बुद्धि जो होती है सभी में एक तरह की नहीं होती है, और बिल्कुल सही है। देखिए किसी में जो होता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई शिक्षक बनता है, तो सबकी बुद्धि अगर एक ही होती तो सब लोग डॉक्टर ही बनते, तो ऐसी नहीं है। तो इनके अनुसार उन्होंने कहा है, गार्डनर ने बताया था कि बुद्धि जो है एकांकी ना होकर बहुकार की है। तो यहाँ पे जो उस शिक्षक में जो बुद्धि है, तो वो कैसी है, तो वो किसको फॉलो कर रही है, वो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को फॉलो कर रही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, एक शिक्षिका ने अपने आप में कभी भी प्रश्न के उत्तर नहीं देती। जैसे कि एक टीचर है, मान लीजिए कि आप मतलब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका प्रश्न का उत्तर पूछ रहे हैं, लेकिन शिक्षिका जो है वो आपको क्या दे रही है, आंसर नहीं दे रही। वो अपने शिक्षार्थियों को उत्तर देने के लिए वो कहती है कि अगर आपको उत्तर चाहिए तो समूह में यानी कि ग्रुप में क्या करो, ग्रुप डिस्कशन करो, समूह में चर्चा करो और सहयोगात्मक अधिगम करो, और अपने साथ में सीखो, साथ वालों के साथ उसको उसके लिए क्या कर सकती है, मोटिवेट करती है शिक्षिका। तो ये उपागम डैश के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये जो उपागम है, ये टूल है, इस तरीके से जो शिक्षिका कह रही है, शिक्षिका क्या कर रही है, बच्चों को आंसर नहीं दे रही, बल्कि क्या कर रही है कि आप लोग ग्रुप में चर्चा करें और सहयोगात्मक अधिगम करें, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये एक तरीके का क्या है, टूल्स है, उपागम है। तो ये किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये जो सिद्धांत पर आधारित है, तो ये जो सिद्धांत पर किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये सक्रिय भागीदारिता पर आधारित है, क्योंकि इसमें बच्चे जो हैं, सभी बच्चे भाग लेंगे, सक्रिय होकर सीखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि शिक्षक से संबंधित यानी कि टीचर से रिलेटेड जो है वो अधिगम यानी कि लर्निंग को कौन प्रभावित करता है, तो कौन, तो एक शिक्षक को क्या होना चाहिए, अपने विषय वस्तु में प्रवीणता होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि आप CTP के टीचर हैं, तो आपको CTP आनी चाहिए। मान लीजिए आप हिंदी के टीचर हैं, तो आपको हिंदी आनी चाहिए। मैथ्स के टीचर हैं, तो आपको मैथ में क्या होना चाहिए, एक प्रवीणता होनी चाहिए, प्रवीण होना चाहिए। आपको और चीज़ें आए या ना, लेकिन आपको आपका सब्जेक्ट ज़रूर आना चाहिए, और इसके साथ ही साथ अन्य विषयों का भी ज्ञान होना चाहिए।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में कोहलबर्ग कहते हैं कि कोहलबर्ग के अनुसार कोहलबर्ग कहते हैं कि एक टीचर जो है बच्चों में क्या करता है, एक नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो कैसे कर सकता है, तो नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, जैसे कि जो भी नैतिक मुद्दे होते हैं, तो जो भी चर्चाएं होती हैं, अगर हम बच्चों को क्या करते हैं उनमें शामिल कर लेते हैं, तो इससे बच्चों में क्या होगा, नैतिक मूल्यों का विकास होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, यहाँ पे छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ये क्लास छोटे शिक्षार्थियों को, जैसे कि मान लीजिए छोटे बच्चे हैं इस क्लास में, ठीक है, तो और बड़े बच्चे भी हैं, तो बड़े बच्चों के साथ क्या करेंगे, यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, अंतःक्रिया करेंगे, बातचीत करेंगे। तो उस इसके लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। तो इससे क्या है, जब छोटे बच्चे बड़े बच्चों से समवयस्क के साथ अंतःक्रिया करेंगे, बातचीत करेंगे, तो इससे क्या होगा, तो इससे उनका क्या होगा यहाँ पर, तो इससे जो है उनमें वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकेंगे। जैसे कि वो पढ़ने के साथ साथ वो स्कूल में पढ़ने तो आ ही रहे हैं, इसके साथ ही साथ जब बड़े बच्चों के साथ संपर्क में रहेंगे तो क्या करेंगे, उनके अंदर सामाजिक कौशल यानी कि सोशल स्किल्स भी आ जाएंगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, जब एक निर्योग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जब एक योग्य नहीं है, भले अभी अयोग्य है, निर्योग्य बच्चा जो होता है वो पहली बार क्या आता है, विद्यालय आता है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। एक मान लीजिए बच्चा है जो अभी पहली बार स्कूल आया है, तो एक शिक्षक को क्या है कि उसको मारना चाहिए, उसको डांटना चाहिए, तो नहीं, तो एक शिक्षक ये सब नहीं कर सकता, बल्कि क्या करना चाहिए, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे को माता पिता के साथ चर्चा करना चाहिए। अब वहाँ पे उसके पेरेंट्स भी हैं, तो क्या आप लोग तो हम बच्चे से कह सकते हैं, ठीक है, अपने मम्मी पापा से बात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर इससे क्या होगा, बच्चों जो योजना पैदा होगी, कौन सी, सहकारी योजना डेवलपमेंट हो जाएगी। जब बच्चा जो है अपने पेरेंट्स से बातचीत करेगा, उसके बाद अपने टीचर से भी बातचीत करेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे कहने के पियाजे ने 4 सिद्धांत दिए थे। कौन कौन से, पियाजे ने 4 सिद्धांत दिए थे, कौन कौन से, एक तो संवेदी गामक अवस्था दी थी, दूसरी दी थी आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तो 4 अवस्थाएं दी थी। तो इसमें से कह रहे हैं कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक जो पहली अवस्था है, उसमें अवस्था में किसके साथ संबंधित है। पहली अवस्था में बच्चा क्या क्या करता है, तो पहली अवस्था में बच्चा जो होता है, जो 0 से 2 होती है, क्या होती है, ये 0 से जो ये 0 से आपकी क्या होती है, 2 साल क्या होता है। तो इसमें बच्चा क्या करता है, अनुकरण करता है। जैसे कि मान लीजिए हम कहेंगे आ, तो बच्चा भी बोलेगा पापा मम्मा, तो इस तरीके से जो बोलता है अनुकरण करता है। कोई आप बड़ों की क्या करती है, कॉपी करता है, स्मृति और मानसिक निरूपण होता है। तो इंद्रिय ज्ञामक या फिर संवेदी प्रारूप अवस्था का विस्तार 2 वर्ष तक माना गया है, ठीक है। और इस अवस्था में बालक व्यवहार, भाषा आदि का अनुकरण करने लगता है। जैसे कि कोई भी लैंग्वेज बोलने लगेगा, ठीक है, दूरी, ऊंचाई, गहराई और समय को भी दिशा का ज्ञान होने लगता है। कहीं पे दूरी है तो दूरी को पता चल जाएगा, ठीक है, ऊंचाई है तो भी उसे ज्ञान हो जाएगा, ये बहुत ऊंचा है, ठीक है, गहराई का भी ज्ञान हो जाता है। इसके साथ ही साथ 12 से 18 माह की अवस्था तक वो नवीन वस्तुओं को समझने का भी प्रयास करने लगता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है, ठीक है। मानव और जो उसका पर्सनैलिटी है, ठीक है, तो उसका जो परिणाम है वो किसका है, तो मानव व्यक्तित्व परिणाम जो है वो किसका है, आनुवांशिकता, जो भी आपकी हेरिडिटी है, वातावरण की अंतःक्रिया का जो परिणाम है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। देखिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जब बच्चों को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, तो उसमें जो है यहाँ पे मान लीजिए कि ये 5 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, तो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और यहाँ पे कह रहे हैं कि तो हमें सभी पे व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए। मान लीजिए कि हम सबको एक साथ जैसे कि सब पढ़ा दिया, तो ऐसे नहीं, मतलब अलग अलग तरीके से आप बच्चे, आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं समझ में आ रहा है, आपको समझ में आया, आपको क्या नहीं समझ में आया, तो सभी को व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखना होगा हमें। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्ति रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर बच्चे पर एक शिक्षक को ध्यान देना होगा। इससे क्या होगा, इससे जो है
क्योंकि बच्चों की विकास की दर भिन्न-भिन्न होती है और वे भिन्न-भिन्न तरीकों से सीखते हैं। जैसे कि जो 5 बच्चे थे, अभी जो मैंने आपको बताया था, क्या वो एक ही क्योंकि उनका विकास अलग-अलग हुआ है, अलग-अलग उनकी बोली है, अलग-अलग जगह वो लोग रहते हैं, उनका विकास अलग-अलग हुआ है, इसलिए उनकी जो सीखने के तरीके हैं, वो भी अलग-अलग हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। तो देखिए, जो समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है वो आपका क्या है, तो ये क्या है, समस्या के प्रति जागरूकता। तो समस्या के प्रति जागरूकता जो है वो क्या है, समस्या समाधान विधि का पहला चरण है। इससे क्या होता है, वैज्ञानिक भाषा में समस्या के प्रति जागरूकता के नाम से जाना जाता है। तो कोई भी देखिए, मान लीजिए कि कोई समस्या हो गई, तो सबसे पहले आप क्या करें, समस्या के प्रति जागरूक होंगे कि समस्या हुई, क्यों हुई, काहे के लिए हुई और इसका कैसे समाधान किया जाए। तो समस्या के प्रति जागरूक होना ज़रूरी है। जब आप अंदर से जागरूक हुए, ये प्रॉब्लम हुई तो क्यों हुई, तो तभी आप समस्या का समाधान कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है, जैसे कि लर्निंग का स्कोप कौन सा है। तो सीखने का क्षेत्र क्या है, आपका भावात्मक है। तो सीखने का क्षेत्र क्या है, आपका भावात्मक है। तो भावात्मक का तात्पर्य क्या होता है, मनोवृत्ति, ये वस्तु के प्रति व्यक्ति में उत्पन्न सकारात्मक भाव, यानी सुखद भाव का जो अधिगम को सुगम बनाता है। जैसे कि अगर आप अंदर, मान लीजिए सीखने का क्षेत्र क्या है, भवात्मक, अगर आप अधिगम कोई भी चीज़, मान ली सीटेट का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सुख हैं, अंदर से सुखद हैं इंटरनली, तो आप अच्छे से तैयारी करेंगे। लेकिन अंदर से किसी भी कारणवश आप क्या है, दुख है, तो क्या करेंगे, वो आप क्या करेंगे, सीखने का क्षेत्र नहीं होगा। तो वो क्या होता है, सुख होएगा, जब आप अंदर से सुखद होएंगे, सुखद भाव होएंगे, तो उसी को हम क्या करते हैं, भवात्मक कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो ये इस बात का संकेत है कि, तो देखिए, जब बच्चा जो होता है किसी कार्य को बार बार, मान लीजिए कि हमने एक बच्चे को दे दी 1 to 10 लिख के लाना, ठीक है, 1 to 10, ठीक है। अब बच्चा 1 to 10 ले आया, फिर हमने उसको दे दी का होमवर्क में 1 to 10 ले आना। ऐसे करते 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 बच्चा क्या होता है, रोज़ ये एक ही काम करने से क्या होता है, ऊब जाता है। तो इसी तरीके से जैसे मशीनी वर्क हो रहा है, तो इसका जो आपका आंसर होगा, तो ये किस बात का संकेत है कि जो कार्य हो रहा है वो यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, जो मशीन की तरह जो है वो कार्य बार बार कराया जा रहा है। और यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन है 30, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियाँ डैश की ओर संकेत करती हैं। तो देखिए, कुछ बच्चे जो होते हैं कुछ काम करते हैं, तो मान लीजिए, तो वहाँ पर क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं। तो मिस्टेक भी हमारे लिए क्या है, ज़रूरी है। जब बच्चा मिस्टेक करता है तो हमें पता चलता है कि बच्चा कैसे सीख रहा है, क्या उसे नहीं आ रहा है, बच्चे को ये चीज़ नहीं समझ में आई, इसलिए यहाँ पर उसने मिस्टेक की है। तो इसलिए जो बच्चों की जो त्रुटियां करना भी ज़रूरी है, बच्चों की त्रुटियां करना भी उनका सीखने के लिए ही क्या होती है, सीखने का ही संकेत देती हैं कि बच्चा सीख रहा है। तो वे कैसे सीखते हैं, तो ये क्या होती हैं, बच्चा प्रायः शिक्षार्थियों की जो त्रुटियां हैं वो किस ओर संकेत करती हैं कि वे कैसे सीखते हैं, बच्चे कैसे सीख रहे हैं, तो ये हमें पता चल रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपके 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।